बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नमिका शाहिद है और मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ। आपका लाइव स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस के 7th सेशन में बहुत बहुत खुशामदीद। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक निजी शोबे की यूनिवर्सिटी है जिसका चार्टर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 2002 में दिया था। ये यूनिवर्सिटी इस्लामी इखलाकियात और इखलाकी इक़्तिदार के मालिक प्रोफेशनल्स में इजाफे के विजन के साथ कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मालाकंड, फैसलाबाद कैंपसेस में 8 फैकल्टीज के तहत प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इन फैकल्टीज में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, कंप्यूटिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, सोशल साइंसेज और वेटनरी साइंसेज शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज का सफर दिसंबर 2007 में इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज से हुआ। फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जून 2017 में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज को आजाद फैकल्टी के तौर पर तस्लीम किया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस 2012 में कायम किया और फैकल्टी का रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस को बेहतरीन करने और मुतल्लिका सेहत के शोबाजात में बेहतरी लाने में बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में रिसर्च के भी बेतहाशा काम किए जा रहे हैं। रिसर्च का जर्नल है फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज का एक जर्नल जो कि HEC से मंजूर शुदा है Y कैटेगरी में, वो भी शाया किया जाता है। रिसर्च के ही शोबे में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिहैबिलिटेशन साइंसेज का तवातर के साथ इनेकाद करती है, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन और रिसर्चर्स शमूलियत इख्तियार करते हैं और इससे स्टूडेंट्स भी और फैकल्टी भी बेतहाशा सीखती है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के तालीमी प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो डिपार्टमेंट्स हैं फिजिकल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए हाजिर हुए हैं और इस सिलसिले में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हमारे साथ मिस एमन सैयद मौजूद हैं, जो हमें डिपार्टमेंट के बारे में और प्रोफेशन के बारे में बताएंगी और स्टूडेंट्स को मालूमात फराहम करेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और स्टूडेंट्स को मालूमात फराहम करने के लिए आप अपना टाइम निकाला, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस नमिका। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों के लिए इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हर बीमारी की मौसर तशखीस जो है वो किसी न किसी टेस्ट के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं। सबसे जो पहला जिसे आप कहेंगे कदम है बीमारी के इलाज के लिए वो ये है कि उसकी मौसर तशखीस की जाए, जो कि टेस्ट के जरिए ही मुमकिन हो पाता है। और इस तरह के सारे टेस्ट जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल लैब्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में इंसानी जिस्म में जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं मुख्तलिफ उम्र के साथ, जो मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल अगर कोई बीमारी है, चेंजेस आते हैं, तो उनकी भी तशखीस डिफरेंट टेस्ट के थ्रू मुमकिन है, जो कि अगेन मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। तशखीस के बाद ग्रेडिंग जो है उसके अंदर भी रिपीटेडली एक मरीज को या एक इंसान को कहा जाता है कि अगर कोई भी एक पैरामीटर जिसके लिए वो अंडर ट्रीटमेंट है उसको हम बार बार चेक करने के लिए अगर फिजिशियंस चाह रहे हैं तो उसका टेस्ट कराया जाता है। और मुकम्मल और मौसर इलाज के लिए
जैसे अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस है और उसका वायरल लोड आप चेक करा सकते हैं, या और कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर को लगता है कि अद्वियात के अंदर कोई तब्दीली या अपना जो इलाज का प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान है, उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, तो वो भी एक सही परफॉर्म किए हुए टेस्ट की बेस के ऊपर ही ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसलिए इस पेशे के अंदर ये जितने भी टेस्ट हैं उनको परफॉर्म करने वाले प्रोफेशनल्स इस शोबे से मुंसलिक होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। और दूसरा, आपकी बात से मुझे पता चला कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में। इसकी बुनियादी अहमियत आपने बताई अभी कि ये हर बीमारी या नहीं भी हो कोई बीमारी, तब भी आपने टेस्ट तो करवाना है ऐसे ही। तो मैम आप बताएं कुछ और हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी अहमियत। अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत एक अहम सवाल है। किसी भी इंसान के लिए सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने के लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि रूटीन चेकअप को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और उन टेस्ट के नताइज के ऊपर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। ये प्रिवेंशन जिसे कहते हैं इज बेटर देन क्योर। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि किसी एक बंदे के अंदर टेंडेंसी है, वो ये बीमारी डेवलप कर सकता है, या कोई बीमारी बिल्कुल शुरू की स्टेज में अगर हमें पता चल जाती है, उसका जल्दी इलाज, मौसर इलाज ये सारे टेस्ट के थ्रू ही मुमकिन हो सकता है। रूटीन चेकअप के अंदर जैसे हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी और बाकी सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हमें रिकमेंड करती हैं कि कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं वो हर बंदा चाहे सेहतमंद हो वो ये टेस्ट अपनी सालाना चेकअप के तौर पे जिंदगी का हिस्सा बना ले, जिनके अंदर आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं, आपके कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हैं। तो इससे आपको एक अच्छी और सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने में मदद मिलेगी। सो जो ये स्टूडेंट्स डिग्री करेंगे वो ये सब कुछ कर सकेंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम जो रिफा में डिग्री पेश की जा रही है, ऑफर की जा रही है इस डिपार्टमेंट में, आप उसके बारे में बताएं। हम इस वक्त रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के अंदर जो फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन और एलाइड हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी है, इसमें एमएलटी डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पे करेंटली 2 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। एक एमएस एमएलएस मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज का 2 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसके 4 सेमेस्टर हैं, और एक हमारे पास बीएस ऑनर्स 4 इयर्स एमएलटी का डिग्री प्रोग्राम है। ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसके 8 सेमेस्टर्स हैं, और इसमें बच्चे जितने भी आपकी एक पैथोलॉजी लैब के अंदर जो जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके मुतालिक इल्म हासिल करते हैं और साथ साथ लैब में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करते हैं। थैंक यू मैम। अब इस आपने बताया थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया प्रोग्राम के, इसका एंट्रेंस टेस्ट का भी बताइए और साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताइए। जी बिल्कुल, जो बीएस ऑनर्स एमएलटी का प्रोग्राम है इसमें 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए बच्चे के इन एफएससी प्री मेडिकल। तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई बच्चा इसको क्वालिफाई करता है तो वो अहल है इस डिग्री में एडमिशन लेने का। अच्छा, आपने बताया जैसे कि इसका हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बुनियादी अहमियत है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कोर्स हर चीज के लिए टेस्ट तो बहुत जरूरी है, हर बीमारी के लिए, इवन सेहतमंद लोगों को भी, इंसानों को भी जाना चाहिए। तो मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ऐसी डिग्री है जो कि सिर्फ क्लासरूम्स में नहीं पढ़ाई जा सकती, इसके लिए लैब या क्लिनिकल अटैचमेंट या इंडस्ट्रियल अटैचमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो रिफा में ऐसा स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटीज मिल रही हैं जिससे स्टूडेंट्स इतने काबिल हो जाएं, उनमें ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके इतनी अहलियत आ जाए कि वो ये सारा काम कर सकें? अगेन बहुत ये अहम सवाल है, जैसे कि ये डिग्री जो है ये है ही लैब ओरिएंटेड। इसमें प्रैक्टिकल वर्क की जब तक बच्चा काम नहीं करेगा लैब में, उसकी बहुत अहमियत है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास अपने कैंपस में फुली इक्विप्ड लैब्स अवेलेबल हैं। जितने भी हमारे डिसिप्लिन्स हैं
सॉरी जितने भी हमारे डोमेन्स हैं लैब टेक्नोलॉजी के, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, तो इन सारे कोर एरियाज की लैब्स फुली इक्विप्ड अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होती है। इसके अलावा हमारे साथ इत्तेफाक हॉस्पिटल जो कि एक 450 बेडेड हॉस्पिटल है, वो हमारे साथ अटैच्ड है और हमारे बच्चे वहाँ भी काम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। इसका मतलब है कि बच्चे इतने फुली इक्विप्ड होते हैं, जब तक वो ये डिग्री कंप्लीट करेंगे वो तब तक वो इतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि वो फील्ड में जा सकेंगे। ऐसे ही है, हमने फील्ड के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार करना है और इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाता है कि उनको मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तक एसेस दी जाए। तो मैम इस डिग्री में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका एक मेजर कंसर्न जरूर होता है फाइनेंसेस से, खास तौर पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो रिफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है कोई स्टूडेंट्स को? जी, एक्चुअली हम दो तरह की जनरल अगर कैटेगरीज की हम बात करें तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा स्कोर करेंगे, और इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं रिफा यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे जिनको लगता है कि उनके माली हालात की वजह से उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उनके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, और इसके अलावा हम फीस को इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंट एक साथ में अदा करने की सहूलत भी देते हैं। तो ये चीजें अवेलेबल हैं। सो मतलब स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन मिलती है, फैसिलिटेट किया जाता है। तो मैम इतना मतलब बहुत आपने फील्ड के बारे में, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में डिटेल से बताया, तो मैम आपने अब इलैबोरेट करके इस फील्ड के स्कोप के बारे में जरूर बताना है, तो प्लीज बताइए। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि जितने भी टेस्ट हैं रिलेटेड टू ह्यूमन वेलबींग, और इसके अलावा अभी जो करंट हमारा एक सिचुएशन कोविड की भी चल रही है, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहले एक टेस्ट आप पॉजिटिव आएगा तो आइसोलेशन में जाना है या ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है, उसकी बेस के ऊपर। इसके अलावा ये प्रोफेशनल्स मल्टीपल जगह के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि एमएलटी बहुत जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़े जाते हैं वो एक आप समझ सकते हैं ब्रॉड रेंज है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर, डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर जहां जहां पे भी टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, उनके रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं ये प्रोफेशनल। उनकी बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी बीमारी किसी एक खास पॉपुलेशन में इस वक्त ज्यादा प्रेवलेंट है कि नहीं। फिर वाटर एंड फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज जितनी हैं कि ये पता करना कि आपका पानी का या खाने का सैंपल इस हद तक महफूज है कि उसको खाया या पिया जा सके, वहां पे भी ये प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। आपकी जो एकेडेमिया है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, वहां पे इन प्रोफेशनल्स का स्कोप है। उसके अलावा जितने भी DHQ और THQ हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अगेन ये सब हो सकता है। कुछ इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज हैं जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके खासकर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ बीमारियों का बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो उसके लिए भी उनको इन प्रोफेशनल्स की मदद पड़ती है, ताकि हम टेस्ट परफॉर्म करके ही बता सकेंगे कि ये बीमारी कितनी हद तक इस पॉपुलेशन के अंदर है, और डाटा कलेक्शन, फिर आगे उसको आप रिसर्च के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्कोप वाइज ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जितनी भी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उनमें काम कर सकते हैं। और MLT के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीच किए जाते हैं। तो चाहे माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स हो, बायोकेमिस्ट्री की, हेमेटोलॉजी की, सब जगह पे ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम कर सकते हैं हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब्स में।
इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के अंदर इनका रोल है, जब भी ये किसी बीमारी के बारे में टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उस डेटा की मदद से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इस एक कम्युनिटी के अंदर ये बीमारी ज्यादा प्रेवलेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सकती है और फर्दर इस मसले को हल किया जा सकता है। फिर वाटर एंड फूड टेस्टिंग की फैसिलिटीज हैं जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी खाना या पीने का पानी है वो इस हद तक आलूदा ना हो जरासीम से कि उसको कंज्यूम ना किया जा सके। तो इंसानी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो इस काबिल है कि उसको कंज्यूम किया जा सकता है कि नहीं। फूड इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इंश्योर करने के लिए जो स्पेशली हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस चीज को हमें इंश्योर करना पड़ता है कि वो इस सारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन से वो इस चीज से फ्री हैं। तो उसमें भी अगेन ये प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, अगेन जहाँ जहाँ पे भी कोई वेट लैब से रिलेटेड टेस्ट है और वायरोलॉजी लैब्स हैं, सेल कल्चर लैब्स हैं, ये सारे वेट लैब के प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स हैं। वेटनरी लैब्स में भी इन प्रोफेशनल्स को ऐड किया जा सकता है एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी, और अगेन जो भी वेट लैब के प्रोटोकॉल्स होंगे वो ये कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोविड की सिचुएशन में आपने देखा है कि सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये होती है कि टेस्ट का रिजल्ट आए और उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव की बेस पे आइसोलेशन या उसका जो इलाज है वो शुरू होना है। तो ये सारे प्रोफेशनल्स इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, इन सारी डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की कंप्लीशन कर लें तो उसके बाद ये एकेडेमिया में भी आ सकते हैं, अपनी लैब भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिसिप्लिन्स हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज आप समझ लें, बॉडीज़ हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि WHO का ट्यूबरक्लोसिस प्लान जो है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ट्यूबरक्लोसिस जो तपेदिक है वो बहुत कॉमन है, तो उसके अंदर भी इन्हीं प्रोफेशनल्स की मदद ली जाती है ताकि एक प्रॉपर टेस्ट के थ्रू सही डायग्नोसिस की जा सके और बाद में उस बंदे की ट्रीटमेंट होगी। फिर इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये प्रोफेशनल्स अपनी काम जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत एलैबोरेट आपने आंसर दिया और बहुत इसका मतलब है इस फील्ड का तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये आपने पाकिस्तान के हवाले से तो बताया, तो ये जब बच्चे यहाँ से डिग्री करके बाहर के किसी मुल्क में जाते हैं तो बाहर के ममालिक में इस डिग्री का क्या स्कोप है? जी मैम नमीका, एक्चुअली अगर हम किसी भी मुल्क की बात करें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट कर देती हूँ। लास्ट 5 years की अगर आप स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट डाउनलोड करके देखें, कनाडा की स्पेशली, अगर आप इस बेस के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उधर ये टॉप 5 प्रोफेशंस के अंदर लैब साइंटिस्ट का प्रोफेशन लास्ट 5 years से है। अच्छा, उसके अलावा गल्फ वाली साइड के ऊपर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये प्रोफेशन बहुत डिमांड में है। ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हमेशा इंडिविजुअल्स की, प्रोफेशनल्स की, जिनके पास नॉलेज और कॉम्पिटेंस हो, हमेशा जरूरत रहती है। हमें हमेशा एक मौसर तशखीस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट के बाद इस चीज को लाजमी बनाने के लिए कि ट्रीटमेंट मौसर रहा है, टेस्ट नेगेटिव आया है, हमेशा ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत रहती है। तो इन सारी जगहों पे जहां मैंने जिक्र किया वहां पे भी बिल्कुल ये इन डिमांड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बहुत ब्राइट हैं, एकेडेमिया वाइज भी, और अगर ये काम करना चाहते हैं पैथोलॉजी लैब्स भी तो वहां पे भी। अच्छा,
تو ڈیفینیٹلی اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آف کورس ان اسٹوڈنٹس کے لیے جب پروفیشنلز بن جائیں گے ان کے لیے کافی اسکوپ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی. تو میم ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ اپنی لیبس کر سکتے ہیں اور اس طرح ڈفرینٹ فیلڈس میں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کام کر سکتے ہیں. تو کوئی گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کوئی جاب آتی ہے, جابس اس طرح آتی ہیں کہ جہاں پہ وہ بچے جاب مارکیٹ کیا ہے ان کی وہ اگر کرنا چاہیں تو؟ جی, یہ ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے جو بھی ڈگری سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ان کے لیے. ابھی پچھلے سال پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو PPSC اس کے تھرو گریڈ 17 کی جابز آئی تھیں میڈیکل ٹیکنالوجیز کی ہیومن لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں پنجاب کی, اور ادھر پراپر ہائرنگس بھی اس سال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جب کووڈ کا ساری سچویشن ہوئی ہے اس پینڈیمک میں ڈفرینٹ THQ اور DHQ جو ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پروفیشنلز کو ہائر کیا گیا تھا PCR ٹیسٹنگ کے لیے, جو کہ کووڈ کے لیے ایک ضروری چیز ہے اگر آپ کسی پیشنٹ کو کووڈ پازیٹیو ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ضرور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اس چیز کی جو ہے جاب اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور وقفاً ایسی اپرچونیٹیز اسامیاں آتی رہتی ہیں. تھینک یو سو مچ میم, ویری انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل. اور میرے خیال سے یہ جو سیشن ہے آپ کے ساتھ معلومات فراہم کرنے والے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ معلومات ملی ہوں گی, جیسے کہ بہت سی چیزیں مجھے بھی نئی اس میں پتہ چل رہی ہیں, اینڈ اٹ شوز کہ تھوڑی سی نئی فیلڈ ہے, ایمرجنگ فیلڈ ہے. تو آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کو ان کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل, اس فیلڈ کے بارے میں اب جیسے جیسے آگاہی بڑھ رہی ہے اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں. جیسے ابھی ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی, اور ڈفرینٹ پبلک ہیلتھ, فارماسیوٹیکلس میں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر, لیبس کے اندر, ایکیڈیمکس کے اندر پروفیشنلز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اس ڈگری کا اسکوپ اٹ ول لاسٹ فار ایور, کیونکہ ہر دور میں, ہر فیز میں ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. تو اور اس ایک مؤثر ٹیسٹ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو پراپرلی پرفارم کیا جائے تو اس کے لیے جو نالجیبل کمپیٹنٹ پروفیشنلز ہیں وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہیں. سو اس کا انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں بھی اس ڈگری سے جتنے بچے اس ڈگری کو لے کے نکلیں گے ان کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اور ایکیڈیمک لائف میں بھی انشاءاللہ ایک برائٹ فیوچر ملے گا. تھینک یو میم. اچھا, ایک سوال ہے جو کہ میرے خیال سے کسی نے مس کیا ہوگا. آپ نے COVID-19 کے بارے میں بتایا, تو اس COVID-19 میں اس پروفیشن کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے, ہم اس پہ تھوڑا سا اور ایمفیسائز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کووڈ کی تشخیص کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس بیماری میں جب بھی کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, ڈی ڈائمرز ہیں, کوایگولیشن پروفائل ہے. یہ وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جو ایک بندے کی بیماری کی شدت اور اس کے حساب سے پھر اس کے علاج کے پلان کو بنانے میں مدد کرتا ہے. اور ریکور ہونے کے بعد بھی اگر ایک بندہ اس مرض سے شفا یاب ہو گیا, اس کے بعد بھی اینٹی باڈی ٹائٹر کروایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس بندے کے اندر آپ کتنی امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. ویکسینیشن کے بعد یہ ٹائٹر کروایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو اس ویکسینیشن کی افادیت کا اندازہ ہو سکے کہ ہمارے جسم میں اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بن چکی ہیں یا نہیں. تو بہت سے ایسے لیب پیرامیٹرز ہیں, لیب ٹیسٹ ہیں جو کووڈ میں مبتلا انسان کے لیے کیے جاتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ایک کوالیفائڈ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ پرفارم کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ میم. تو آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں دی اور انٹرسٹنگ بھی تھی
اور اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس کا ابھی بہت امپورٹنس ہے بلکہ ہمیشہ ہی رہے گی, رائٹ؟ ایسے ہی ہے. انسان کے ساتھ جتنی بھی انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, چاہے کوئی ہارمونل چینجز ہو یا کوئی فزیولوجیکل چینجز ہو, اور عمر کے ڈفرینٹ حصوں میں اسپیسیفک ٹو اینی ایج گروپ, یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ ادوار میں, ہمیں اگر یہ پتا کرنا ہے کہ انسانی جسم میں کیا چل رہا ہے تو ہم ایک بیسک ٹیسٹ سے شروعات کرتے ہیں, اور وہاں میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز ہماری مدد کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا, بالکل اس فیلڈ کا اسکوپ ایور لاسٹنگ ہے, اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گا. اور یہ جان کے مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ یہ پروفیشنلز اس بالکل کوالیفائڈ پروفیشنلز بن کے نکلیں گے, اور وہی سب کچھ جو کچھ آپ نے بتایا جو کہ بہت واسٹ ہے, جانتے ہوں گے, اور ظاہر بات ہے آف کورس ان کے جابس اور جو انڈسٹریل اٹیچمنٹس ہیں اس میں آگے جا کے کام کر سکیں گے. تھینک یو میم, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی. یہ سیشن بہت بہت انفارمیٹیو تھا, انٹرسٹنگ تھا, اینڈ آئی ہوپ کہ اسٹوڈینٹس نے بہت کچھ سیکھا ہو اس سے. اس کے ساتھ ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. آپ کا لائیو سیشن میں بہت بہت شکریہ کہ آپ موجود تھے, اینڈ اسٹے ٹیون فار مور لائیو سیشنز.